हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री, जिसे लिखा है श्री सुदर्शन जी ने, इसे हम पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। इसके कुछ हिस्सों को हम लोग पार्ट 1 में पढ़ेंगे और इसके बचे हुए हिस्सों को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जिससे आपका छोटे छोटे पार्ट्स में रिवीजन हो सके। वरना एक चैप्टर एक वीडियो में भी बन सकता है, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और रिवाइज़ अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो छोटे छोटे पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड किए हैं, जिसके 2 पार्ट हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है न्याय मंत्री, जिसे लिखा है श्री सुदर्शन जी ने, जिनका जन्म सन 1896 ईस्वी में और इनका निधन सन 1968 ईस्वी में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। इनका मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। जो सुदर्शन जी है, इनका जन्म जो है पंजाब राज्य के सियालकोट नामक जगह में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ कर दिया। जब ये छोटे थे तब से ही इन्होंने कहानी लिखने का काम स्टार्ट कर दिया, जिसमें बहुत सारे ये कहानी लिखे हैं। उनमें से कुछ के नाम भी इसमें से दिए गए हैं, जैसे पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपका एकमात्र उपन्यास है जिसका नाम है भागवंती। तो भागवंती एक उपन्यास इन्होंने लिखा है, एक ही उपन्यास लिखा है, उसका नाम है भागवंती। इस कहानी में न्याय मंत्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था कि सबसे अच्छा न्याय मंत्री कौन है। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया गया। शिशुपाल से जब मुलाकात हुई तब उसकी योग्यता एबिलिटी देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया गया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय जो व्यक्ति करता है, न्याय जो चीज़ है, वो ये नहीं देखता है कि मेरे सामने राजा खड़ा है या रंग, मेरे सामने अमीर है या गरीब। वो बस सही न्याय करता है। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है कि न्याय सही तरीके से होता है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है कि किस प्रकार से न्याय तंत्र की जिम्मेदारी होती, क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है। ये सारी चीज़ें इसमें समझाई गई है। तो आइए इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है, संध्या का समय था, यानी शाम का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर से बाहर का दरवाज़ा खटखटाया। संध्या का समय था, जाहिर सी बात है, संध्या है, शाम है तो अंधेरा ही होगा चारों तरफ। ऐसे में कोई व्यक्ति बाहर से आया और घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। ये किसके घर का आया था? ब्राह्मण शिशुपाल के घर। तो शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा कि कौन है? एक परदेशी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिलेगा? बाहर कौन था? एक परदेशी था। वहाँ बाहर से आवाज़ आई कि क्या मुझे एक रात काटने के लिए यहाँ जगह मिल सकता है, यहाँ स्थान मिल सकता है। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अब एक अनजान व्यक्ति आया है शिशुपाल के घर में, वो एक अतिथि की तरह है। तो शिशुपाल उसका अतिथि की तरह स्वागत करता है और कहता है कि आइए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अतिथि का सत्कार कर पाऊँ
उसका स्वागत कर पाऊँ, क्योंकि अतिथि के चरणों में ही स्वर्ग होता है और पूरा घर हमारा पवित्र हो जाएगा। इसीलिए आप आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया, मान सम्मान किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बात करने लगे। अब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। टॉपिक क्या था कि उस समय देश की कैसी अवस्था है। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। अब दोनों में बातें हो रही है देश की अवस्था पर। तो शिशुपाल कहते हैं कि आजकल बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। तो सामने जो परदेसी है वो इस बात से एग्री नहीं करता, वो सहमत नहीं होता है। वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, दोष निकालना, गलतियां निकालना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन किसी को कुछ करके दिखाना ये बहुत मुश्किल होता है। तो शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी दिखा दूंगा कि आखिर न्याय कहते किसे हैं। तो परदेसी कहता है, तो आप अवसर चाहते हैं, मौका चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ, ऐसा शिशुपाल ने कहा। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। शिशुपाल कह रहा है, मैं एक ऐसा मौका चाहता हूँ तो मैं दिखा दूँ कि न्याय क्या होता है, सही न्याय क्या होता है। तो परदेसी ने कहा कि आपको अवसर चाहिए। तो शिशुपाल ने कहा, हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ, मौका चाहता हूँ। जब मुझे मौका मिलेगा फिर मैं दिखाऊंगा कि कैसे कोई भी अन्याय नहीं होगा उस समय, बिल्कुल नहीं होगा। परदेसी पूछता है, फिर कोई अन्याय नहीं होगा? तो शिशुपाल जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। तो पूछा जाता है, कोई अपराधी दंड से न बचेगा? तो शिशुपाल कहते हैं, नहीं, ये आपस में बातें हो रही हैं। तो परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है, यह बहुत मुश्किल काम है। आप कह तो रहे हो कि आप न्याय करोगे और ये बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत ही कठिन काम है। तो ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। ये कौन कह रहा है? ये शिशुपाल कह रहे हैं क्या कि ये कोई भी काम कठिन नहीं होता है, और मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि यह, जब परदेसी ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत कठिन काम है कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा, तो ये बहुत कठिन काम है। तो ब्राह्मण कहता है कि ब्राह्मण के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं अगर मौका मिले, मुझे अगर अवसर मिले, तो मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा कि न्याय कहते किसे हैं, जिसके साथ किसी के साथ गलत नहीं हो, जो अपराधी है उसको उसकी सज़ा भी मिल जाए, तो ये मैं न्याय करके दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। वही मुस्कुरा रहे थे कि वाकई ऐसा होता है, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि शिशुपाल जो थे वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे, उन्हें काफ़ी खुद पर विश्वास था, इसीलिए परदेशी भी कुछ नहीं बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। इतनी बातें हुई उन दोनों में, फिर वो सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। अब ये बातें ख़त्म हुई, रात गई। अब सुबह जब हुई तो परदेसी शिशुपाल से कहकर विदा लिए, यानी वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत न कर दी है। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। अब यहाँ पे बातें क्या हुई हैं, जब परदेसी वहाँ से चला गया तो कुछ दिन के बाद शिशुपाल को कुछ सिपाही लेकर राजा के दरबार में गए और वो डर गया शिशुपाल कि पता नहीं सम्राट ने मुझे क्यों बुलाया है, कहीं वो जो परदेसी था उन्हें जाकर कहीं सम्राट को कुछ उल्टी पुल्टी बातें तो नहीं बोल दी, कुछ झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी मेरे बारे में। तो वो काफ़ी डर गया था और दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, अर्थात वो बहुत ज़्यादा डर गया था, सहम गया था। और जब उसने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है, तो इसके आगे कौन क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।
तो उम्मीद है ये यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।